लाइव। यहाँ आ जाओ आगे। कहां तक पढ़ लिया था? हिस्ट्री चल रही थी एमपी में, और हिस्ट्री में क्या देखा था? सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखा था उसका। इसके आगे कुछ पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। आज से जो क्वेश्चन वाली हिस्ट्री होती है, समझ गए? क्वेश्चन मतलब जहां से प्रश्न बनते हैं या प्रश्न बनने की संभावना अधिक होती है, वो पार्ट हम शुरू करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के किस तरीके से पूरी हिस्ट्री को कवर अप करना है, पूरी तरीके से उसको पढ़ना है। क्लियर? कितने पार्ट में डिवाइड किया था? कितने? कौन कौन से? प्राचीन, प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इस तरीके से 4 पार्टों में क्लासिफिकेशन किया हमने किसका? हिस्ट्री का। तो हिस्ट्री किसकी? एमपी। ठीक है, एमपी चल रहा है तो एमपी, नहीं तुम कवर अप करो कहां से? इंडियन हिस्ट्री से, ठीक है, या को रिलेट करो उसे। जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो या फिर एमपी की या फिर अदर स्टेट कोई भी, बिल्कुल इसी तरीके से क्लासिफिकेशन करके उसको पढ़ना है। क्लियर? तो शुरू करते हैं। थोड़ा सा प्रागैतिहासिक काल के बारे में देखा था। क्या देखा हमने? पाषाण काल और उसके साथ ताम्र पाषाण काल। क्लियर? और शुरुआत हम यहीं से करेंगे। प्रागैतिहासिक काल, उसमें देखेंगे पाषाण काल, या जो हमारा स्टोन एरा, स्टोन एज था, उसके साथ में या जो उसके बाद में ताम्र पाषाण काल, या जो कैलकोलिथिक पीरियड हम जैसे कहते हैं, उसके बारे में। क्लियर? अच्छा, एक क्वेश्चन जो मैं बता चुका था उस टाइम, क्या इस समय में मानव सभ्य हो चुका था? हो चुका था? नहीं। क्या भाषा का ज्ञान था? कहाँ रहता था? जंगल। कैसा जीवन व्यतीत करता था? हाँ, मतलब एक तरीके से आर्किटेक्ट या हंटर, जो शिकारी कहते हैं हम, उसका जीवन व्यतीत करता था कंदरों गुफाओं में, वो रहता था, जंगलों में रहता था। क्लियर है? अरे आवाज कम कर ले भाई। ये डिले चलता है क्या यहाँ से? हाँ, 5 सेकंड डिले चलता है। अच्छा, चलिए, आपका जो नोट्स है वो सेपरेट बनना चाहिए, मैंने कहा था हिस्ट्री का, और डालिए अब उस पर हेडिंग मध्य प्रदेश का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ एमपी। अब मध्य प्रदेश के इतिहास की अगर हम बात करेंगे, ध्यान से सुनना, तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें प्राचीन काल में इतिहास में देखने को कहां से मिलता है। पॉइंट बाय पॉइंट समझना, नोट डाउन बाद में कर लेना, समय दूंगा मैं, ठीक है? एक टॉपिक या जल्दी आके बैठना। एक भी टॉपिक या कुछ भी चीज समझा के मैं अलग से समय दूंगा, 1 मिनट 2 मिनट का, उसको नोट डाउन करने के लिए। सबसे पहले समझना, तो क्या देख रहे हैं? मध्य प्रदेश का इतिहास की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि उल्लेख, मध्य प्रदेश का उल्लेख प्राचीन काल में हमें देखने को कहां से मिलता है। क्लियर? तो सबसे पहले जो समय आता है वो आता है वैदिक काल। कौन सा टाइम पीरियड होगा? वैदिक काल। अब वैदिक काल की बात करें तो ये वो युग था जहां पर वेदों की रचना की गई, वेदों को पढ़ा गया, जैसे कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। इन वेदों की रचना की गई आर्यों के द्वारा, या इन वेदों को गढ़ा गया। ठीक है?
और आर्यों का जब प्रवेश हुआ या आर्यों का जब एंट्री हुई इंडिया में। क्लियर। तो अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें इस समय में, तो मध्य प्रदेश का इस युग में कोई भी इतिहास देखने को या कोई भी उल्लेख देखने को नहीं मिलता। क्लियर। फिर इसके बाद में आता है वैदिकोत्तर काल। कौन सा काल आएगा? वैदिकोत्तर काल। मतलब वेदों के बाद ये जो वैदिकोत्तर काल आया, इसमें रचना की गई उपनिषदों की। और इस उपनिषद काल या वैदिकोत्तर काल में मध्य प्रदेश का जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है। और इस समय में मध्य प्रदेश को कहा जाता था रेवाखंड। क्या कहा जाता था? रेवाखंड या रेवोत्तर प्रदेश। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? एनी डाउट? क्या वैदिक काल में मध्य प्रदेश का उल्लेख देखने को मिलता है? नहीं। किस समय मिलता है? वैदिकोत्तर काल में। नाम से जाना जाता था रेवाखंड या रेवोत्तर प्रदेश। अब क्यों इसे रेवोत्तर प्रदेश कहा जाता था, इसको देखना है एक मिनट के लिए। दिख रहा है पीछे तक? नहीं दिख रहा? अब ठीक है। नहीं, इससे ज्यादा नहीं बोला। लो भाई, ठीक है। हाँ, कहीं में नहीं दिख रहा कि मन से परेशान कर रहे हो तुम? अब ठीक है? हाँ, दिख रहा है? ठीक है। तो क्या कहा जाता था? रेवोत्तर। ध्यान से समझना, रेवोत्तर प्रदेश क्यों कहते थे एमपी को या मध्य प्रदेश को? ये हमारा मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश ही है। ठीक है। ये है भारत का मैप, और वो भी कौन सा? दक्षिणी। ठीक है। अब दक्षिणी सॉरी इंडिया की बात करें तो ध्यान से देखना, ये वाली जो लोकेशन है मैं बता चुका हूं, यहां से नदी निकलती है, इसका नाम है नर्मदा। क्या नाम है? नर्मदा। ध्यान से देखना। अब नर्मदा का ये वाला जो एरिया होगा ऊपर वाला, इसको इसके इसे क्या कहेंगे? नॉर्थ। ये साइड साउथ, ये और ये वेस्ट। क्लियर है? तो नर्मदा नदी के जो उत्तर वाला क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? रेवोत्तर प्रदेश। क्लियर? एनी डाउट? क्लियर हुआ कि नहीं? तो उपनिषद काल या वैदिकोत्तर काल में मध्य प्रदेश को क्या नाम दिया गया? रेवोत्तर प्रदेश। मतलब नर्मदा नदी के उत्तर वाला, क्योंकि नर्मदा नदी का प्राचीन नाम या अन्य नामों में जब हमने बात की थी तो इसका एक नाम और निकल के आया था, रेवा। पढ़ा था कि नहीं? तो नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या था? रेवा। तो जब तुम लोगों ने देखा होगा पंडित जी जब कथा करते हैं तो वो कहते हैं रेवा खंडे आर्यवर्ते, कहते हैं। तो ये कहा, ये सब उपनिषद वेदों से ही तो जो जो उनकी जो कथा है, जो किताबें हैं वो बनी हुई है। क्लियर है? तो ये उल्लेख कहां से मिलता है हमको? वैदिकोत्तर काल में। वो किस प्रदेश के नाम से जाना जाता था? रेवोत्तर प्रदेश। क्लियर है? फिर मध्य प्रदेश को एक और नाम से जाना जाता था, वो था दक्षिणापथ। दूसरा क्या नाम था? दक्षिणापथ। मतलब अगर आपको नॉर्थ से साउथ जाना है तो यहीं से होकर के जाना पड़ेगा। दक्षिण मतलब साउथ साइड, और पथ मतलब रास्ता, मतलब दक्षिण जाने का जो रास्ता था वो कहां से होकर के जाता था? एमपी से, इसलिए इसे कहा जाता था दक्षिणापथ। क्लियर है? नोट डाउन हो गया? कर लो उसको। कोशिश करना मैप के साथ साथ में नोट डाउन करने का।
क्लियर। अब वैदिक युग के बाद में जब अगला काल आता है जिसे हम कहते हैं महाजनपद काल, ठीक है। इस समय मुख्य रूप से दो धर्म काफी प्रभाव में थे। उसका पहले का नाम था जैन धर्म। पहला कौन सा था? जैन धर्म। तो पहला जो बेस होगा वो होगा जैन धर्म ग्रंथ। दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है। और दूसरा था बौद्ध धर्म। जैन धर्म ग्रंथ, ठीक है, और बौद्ध धर्म ग्रंथ। जैन धर्म की जो मुख्य किताब थी, मुख्य जो टेक्स्ट था, क्या नाम था उसका? भगवती सूत्र। जैन धर्म का भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। ठीक है, याद रखना दोनों का। जैन धर्म का कौन सा ग्रंथ? भगवती सूत्र। और बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। इन दोनों में उल्लेख मिलता है भारत में कुल 16 महाजनपद का। समझ आया कि नहीं? जैन धर्म का कौन सा? भगवती सूत्र ग्रंथ। बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय। इन दोनों में वर्णन किया गया है कि जो उस समय का भारत था वो टोटल कितने 16 महाजनपदों में विभक्त था या विभाजित था। क्लियर। अब इन 16 महाजनपदों से अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो टोटल कितने? 2 महाजनपद थे। कितने महाजनपद? 2, जिसमें से पहला था अवंती और दूसरा था चेदी। क्लियर। अगर प्रश्न आपसे पूछ ले कि बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों की बात की गई है तो आंसर क्या होगा? क्या होगा? अंगुत्तर निकाय। ठीक है। इन 16 महाजनपदों से मध्य प्रदेश में कितने थे? 2। पहला कौन सा? दूसरा चेदी। क्लियर है। अब देखते हैं जो महाजनपद देखे हमने मध्य प्रदेश के 2। पहला कौन सा देखा हमने? अवंती। दूसरा, दूसरे बात की हमने चेदी महाजनपद की। तो अवंती महाजनपद की अगर सबसे पहले बात करें तो ये 2 पार्ट में डिवाइड था। पहला पार्ट था उत्तरी अवंती और दूसरे पार्ट को कहा जाता था दक्षिणी अवंती। ध्यान से देखना, वर्तमान में मालवा जो प्रदेश है, उज्जैन, उसके आसपास का जो क्षेत्र था, ये हमारा अवंती महाजनपद के अंतर्गत आता था। पहला जो पार्ट था कौन सा था? उत्तरी अवंती। दूसरा दक्षिणी अवंती। क्लियर। इन दोनों को बीच में विभाजित करती थी हमारी नर्मदा नदी। इन दोनों को बीच में डिवाइड कौन करती थी? नर्मदा नदी। समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब नर्मदा का जो उत्तर वाला क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे हम? उत्तरी अवंती। और नर्मदा के दक्षिण वाला जो क्षेत्र होगा उसे क्या कहेंगे? दक्षिणी अवंती। क्लियर है? एनी डाउट? अब नेक्स्ट अगर देखें तो इस उत्तरी अवंती की राजधानी, उत्तरी अवंती की अगर कैपिटल की बात करें तो क्या होगी इसकी? उज्जैनी। उज्जैनी कैपिटल होगी उत्तरी अवंती की। और दक्षिणी अवंती की जो राजधानी होगी, कैपिटल जो होगी, वो होगी महिष्मती। समझ में आ रहा है? दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या होगी? महिष्मती। मतलब वर्तमान में महेश्वर वाला जो क्षेत्र है। ठीक है। और उत्तरी अवंती की राजधानी क्या होगी? उज्जैनी। दोनों को सीमा कौन बनाता था? कौन बनाता था? नर्मदा नदी। क्लियर है। दूसरा महाजनपद कौन सा था हमारा? चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की अगर राजधानी की हम बात करें तो राजधानी होगी इसकी शुक्तिमती। राजधानी क्या होगी? शुक्तिमती इसकी राजधानी होगी।
और वर्तमान में बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है, वर्तमान में बुंदेलखंड का जो एरिया है, जो रीजन है अभी का, ये आता था हमारा चेदी महाजनपद। क्लियर? कोई डाउट? अब अवंती और चेदी महाजनपद के बीच में, ध्यान से सुनना, अवंती और चेदी महाजनपद के बीच में एक नदी थी जो सीमा रेखा का निर्धारण करती थी। उस नदी का नाम था बेतवा। समझ में आया? मतलब बेतवा नदी के इस साइड या पश्चिम वाला जो हिस्सा होगा वो होगा हमारा कौन सा? अवंती महाजनपद। और इसके पूर्व वाला, इस तरफ वाला जो एरिया होगा, इसे क्या कहेंगे हम? चेदी महाजनपद। क्लियर है? क्लियर? तो चेदी महाजनपद और अवंती महाजनपद के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कौन सी नदी करती थी? बेतवा। एनी डाउट यहां तक? नोट डाउन करो। क्लियर है? थोड़ा ध्यान से देखना। अगर हम इतिहास की बात करें तो मुख्य रूप से देखेंगे इसमें 3 पार्ट। पहला कौन सा होता है? प्रागैतिहासिक, पहला कौन सा होगा? प्रागैतिहासिक काल। अभी देखा था कि नहीं देखा था? देखा प्रागैतिहासिक काल में, ठीक है, पाषाण काल, पत्थरों वाला समय। ठीक है। दूसरा इसका पार्ट आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल। और थर्ड इसका पार्ट आता है ऐतिहासिक काल। थर्ड कौन सा आता है? ऐतिहासिक काल। ध्यान से देखना, कंफ्यूजन होगा बाद में। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब प्री हिस्टोरिकल पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल मतलब प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। एंड लास्ट में आता है हिस्टोरिकल पीरियड। तो अगर हम प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ध्यान रखना, यहां पर ये वाला जो समय था, यहां पर मानव को भाषा को या भाषा का ज्ञान जो था वो कुछ भी नहीं था। मतलब ना उसे लिखना आता था ना पढ़ना आता था। क्लियर है? तो इनके साक्ष्य कैसे मिलेंगे हमें? अवशेषों के रूप में। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इस समय जो लिपि थी या जो भाषा थी वो प्रचलन में नहीं थी। फिर अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड की, तो यहां पर क्या था? भाषा जो था उसको लिखा गया था। ठीक है। लिपि जो थी उसको लिखने का काम प्रारंभ हो चुका था। कहां से? पत्थरों पर, ठीक है, शैलचित्र जिसे हम कहते हैं, शिलाओं पर, इस तरीके से। लेकिन ये भाषा ऐसी थी कि इसको आज तक हम पढ़ नहीं सके या पढ़ा नहीं जा सकता, ये जो भाषा इस समय में प्रयोग की गई। समझ में आ रहा है? मतलब आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय था यहां पर भाषा आ चुकी थी। क्लियर? लेकिन जो भाषा यहां पर प्रयोग की गई है उसे आज तक हम लोग पढ़ नहीं सके। देखिए बाहुबली मूवी देखिए, उसमें वो लिखा रहता ना ऐसा कुछ, हाँ, मैं लिखना भूल गया उसका, ऐसा कुछ चित्रों के माध्यम से। ये अब इसको कहाँ पढ़ोगे, क्या लिखा हुआ है? ये तो उसी समय का मानव जाने जिसने लिखा हुआ था। तो क्या था इसका मतलब? कि भाषा आ तो चुकी थी, लिपि आ चुकी थी, लेकिन उसको पढ़ना संभव नहीं है। जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हड़प्पा पढ़ते हैं या सिंधु घाटी सभ्यता। तो यहाँ भाषा के सबूत मिले हैं इस जगह पर, लेकिन उस भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं गया। सिर्फ अंदाजा लगाया गया है। जो चित्र मिले हैं, जो वहां पे एविडेंस मिले हैं, उनको देख करके। लेकिन जो वहां की लिपि मिली है उसे आज तक जो हमारे पुरातात्विक विशेषज्ञ हैं आज तक नहीं पढ़ पाए। क्लियर है? तो आद्य ऐतिहासिक काल की बात करेंगे तो यहाँ पर भाषा आ चुकी थी कि नहीं? आ चुकी थी, लेकिन पढ़ना पॉसिबल नहीं है। फिर आता है हमारा ऐतिहासिक काल। अब इसमें आता है ऐतिहासिक काल में वैदिक
वैदिक समय काल, महाजनपद काल, महाजनपद काल। तो बताओ यहां भाषा आएगी कि नहीं? आएगी कि नहीं? आएगी। जब यहीं आ चुकी तो और विकसित होकर के आएगी। उसके बाद में दूसरा आएगा, यहाँ की भाषा को पढ़ा जा सकता है कि नहीं? पढ़ सकते हो? कैसे पढ़िए? आज तक यहाँ की लैंग्वेज पढ़िए? कहाँ पढ़ा है? हाँ? वेदों को पढ़ा है? तो तुम लोग तो मुझसे ज्यादा ज्ञान। अरे जो मंत्रोच्चार, जो यज्ञ अनुष्ठान जो भी है, ये सब कहाँ से है? पंडित लोग पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते प्रॉपर संस्कृत में? तो ये कहाँ से मिले हैं? वैदिकों से ही तो मिले हैं, ये वेदों से ही तो मिले हैं। तो इसका मतलब इनको पढ़ा गया है, समझा गया है। क्लियर है? तो इसको क्या कहेंगे हम? ऐतिहासिक काल। क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट? अब हेडिंग डालते हैं प्राग ऐतिहासिक काल, जिसका संबंध या जिन स्थानों का संबंध मध्य प्रदेश से है और जो बिलोंग करते हैं प्राग ऐतिहासिक काल से, उनको देखेंगे। अले लिख ले। तो साइड भी हो गए। हो गया नोट डाउन? नोट करने के साथ साथ ये फिगर को, ये टेबल को दिमाग में बनाते हुए चलना। ठीक है? तो अब उठाते हैं प्रागैतिहासिक काल को। क्लियर है? ये सब चीजें इसलिए बताई हैं क्योंकि मैं यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल के स्थानों की बात करूंगा जो कि संबंधित होंगे मध्य प्रदेश की। तो आप लोगों को ये फिगर या ये चीज या ये कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते रहना चाहिए जब भी इस समय की बात होगी, कि इस समय के जो मानव थे ना तो क्या जानते थे, भाषा जानते थे, ना पढ़ना जानते थे, ना लिखना जानते थे। ये चीज अलग से बताने की जरूरत ना पड़े मुझे। क्लियर है? तो सबसे पहले देखें प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल की अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो दो भागों में से डिवाइड करेंगे। पहला जो भाग होगा उसे कहेंगे हम पाषाण काल। पाषाण काल, स्टोन एज। दूसरा जो समय होगा उसे कहेंगे ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल। क्लियर है? कैलकुलिथिक पीरियड और स्टोन एरा, स्टोन एज की बात करें तो पाषाण काल की अगर हम बात करें तो ये भी 3 पार्टों में डिवाइड होगा। कितने पार्टों में? 3। पहला जो सब पार्ट होगा इसका वो होगा पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल। दूसरा होगा मध्य पाषाण काल। एंड थर्ड होगा नव पाषाण काल। क्लियर? और लास्ट में पढ़ेंगे ताम्र पाषाण काल। तो ये सबको कंप्लीट कर, जैसे ही ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे पूरा, तो हमारा प्रागैतिहासिक काल जिसका संबंध मध्य प्रदेश से था वो खत्म। क्लियर? फिर से देखते हैं, थोड़ा ध्यान से लिखना, लिखना बंद करो अभी। ठीक है? हिस्ट्री की हमने बात की थी और जब इसका फिगर या इसके टेबल को बना के हमने समझने की कोशिश की तो सबसे पहला कौन सा आया? प्रागैतिहासिक काल। कौन सा हिस्सा आया था? प्रागैतिहासिक काल। क्या पढ़ा था हमने उसमें? पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। जब ये वाला पोर्शन कंप्लीट होगा तो उसके बाद हम पढ़ेंगे प्राचीन काल, जिसमें क्या पढ़ेंगे? वैदिक, महाजनपद, मौर्य और मौर्योत्तर। इसको खत्म करने के बाद आगे बढ़ेंगे मध्यकाल, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल, मराठा, ये सब देखेंगे। क्लियर फिगर? यहां तक पढ़ के आ रहे हैं हम लोग अभी? प्राग ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक काल की अगर हम बात करें तो कितने पार्ट में डिवाइड किया है? कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 3।
हाँ, जो मेन पार्ट थे उसके दो, और उसके सब पार्ट बनाया हमने कौन सा, एक पाषाण काल और उसके बाद ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल में देखा तो तीन भागों में हमने इसे फिर विभाजित किया, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। अब इसका जो पहला भाग है पुरा पाषाण काल, इसको हेडिंग में लो। यहीं से जो मध्य प्रदेश के स्थान होंगे जहां से हमें साक्ष्य एविडेंस मिले हैं जो संबंधित हैं पुरा पाषाण काल से, उनके बारे में देखना है। क्लियर? तो पुरा पाषाण की अगर हम बात करें एमपी के, तो सबसे पहला जो स्थान आता है वो आता है हथनौरा। ठीक है, पहला स्थान कौन सा होगा, हथनौरा। अब देखना ये प्रश्न ऐसे बनता है, अगर ज्यादा डीपली क्वेश्चन अगर आपसे करेगा तो पूछेगा हथनौरा का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है, तो जिला हो जाएगा सीहोर। ये तो ऊपर क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, रट भी सकते हैं। अब अगर इससे और ज्यादा डीप में जाएगा तो पूछेगा हथनौरा जो मध्य प्रदेश की जगह है, या हथनौरा का संबंध, ठीक है, प्राचीन काल के किस पाषाण काल या किस पाषाण काल का जो उदाहरण है वो हथनौरा निकल के आता है, तो कौन सा होगा, पुरा पाषाण काल। ठीक है, यह हथनौरा अकेला नहीं है, इसके साथ और भी कई जगह है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां जब बहुत सारी जगह आ जाती हैं तो इन तीनों में ही कंफ्यूजन होता है कि कौन सा मध्य का है, कौन सा नव पाषाण का है, कौन सा पुरा पाषाण का। तो इसलिए उनको टेबल बना के सेपरेट करके हमने पढ़ने की कोशिश की। तो डायरेक्ट स्थानों को ना देख करके ये एक छोटी सी एक टेबल है, इसको याद करेंगे या इसको देखेंगे हम लोग। हेडिंग क्या है, मध्य इतिहासकार। ध्यान रखना कि जब भी मध्य प्रदेश के मतलब प्राचीन इतिहास की बात होगी तो तीन चार नदियां निकल के आएंगी हमारे सामने। कौन सी, एक नर्मदा, चंबल, सोन। ठीक है, नर्मदा, चंबल और सोन, ये तीन प्रमुख नदियां आएंगी। मतलब कुल मिलाकर जब इतिहासकारों ने मध्य प्रदेश में प्राचीन इतिहास को खोजना शुरू किया या प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी जुटाना चालू किया, तो उन्होंने क्या किया, पूरे मध्य प्रदेश को क्या किया, अलग अलग पार्टों में डिवाइड कर दिया और एक टीम बन गई। एक कहानी के थ्रू समझो क्यों, क्योंकि और सहारा लिया गया किसका, नदियों का। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा जब प्राचीन भारत की अगर बात करेंगे तो जो अधिकतर जो सभ्यताएं थी उनका विकास कहां हुआ है, नदियों के किनारे हुआ है कि नहीं। जैसे कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता, या जैसे हम कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो इसी तरीके से एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बना लिया इतिहासकारों ने कि हमें जो इतिहास के साक्ष्य मुख्य रूप से कहां मिलेंगे देखने को, नदियों या नदी घाटियों के किनारे पर। तो फिर क्या हुआ, टीम बना करके इन नदियों का या नदी घाटियों का सर्वेक्षण चालू हुआ। क्या चालू हुआ, सर्वेक्षण चालू हुआ। तो इसी तरीके से जो नर्मदा नदी घाटी थी इसका सर्वेक्षण तीन लोगों ने किया, एचडी सांकलिया, मैक्राउन और आरबी जोशी। ध्यान रखना, नर्मदा नदी की जब बात होगी या नर्मदा नदी के किनारे जो भी प्राचीन काल के अवशेष मिले हैं, जो भी एविडेंस साक्ष्य मिले हैं, उनमें मुख्य रूप होगा कि किसका, एचडी सांकलिया, मैक्राउन और आरबी जोशी। सीधा ही डायरेक्टली प्रश्न बनता है कि नर्मदा नदी घाटी का सर्वेक्षण निम्न में से किस इतिहासकार ने किया है, एक तीनों में से नाम जरूर होगा। तो इसलिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न आते हैं इससे। ठीक है, इसी तरीके से जब चंबल नदी घाटी की बात होगी तो चंबल नदी की जो घाटी है उसकी जो खोज की है या जो सर्वेक्षण किया है वीएस वाकड़कर। किसने किया है, वीएस वाकड़कर ने चंबल नदी घाटी का सर्वेक्षण किया है। इसी तरीके से सोन घाटी जो हमारी पूर्वी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है, उस सोन घाटी का सर्वेक्षण किसने किया, निसार अहमद। क्लियर है, देखो सोन नदी की बात होगी तो किसका नाम आएगा, निसार अहमद। चंबल बीएस वाकड़कर, नर्मदा मतलब तीन लोग, कौन, एच डी सांकलिया, मैक्राउन और आरबी जोशी। क्लियर है। फिर इन नदी घाटियों के अलावा भी कुछ ऐतिहासिक स्थान थे जहां पर साक्ष्य मिलने की संभावना ज्यादा थी और मिले भी हैं साक्ष्य। उनमें पहला नाम था ग्वालियर। ग्वालियर क्षेत्र की जो सर्वेक्षण का कार्य किया है वो किसने किया, बीबी लाल। रीवा सतना वाला जो विंध्य वाला एरिया था, जी शर्मा जो थे, इन्होंने इसकी खोज की। और मंडला, ठीक है, गोंडवाना लैंड मंडला की बात करें तो सुपेकर जी जो थे, इन्होंने सर्वेक्षण का कार्य किया। क्लियर है, याद हुए। नर्मदा नदी की बात करेंगे तो कितने लोग सामने आएंगे, तीन, कौन कौन, एच डी सांकलिया, मैक्राउन और आरबी जोशी। क्लियर है। इसी तरीके से अगर सोन नदी की बात होगी तो कौन आएंगे, निसार अहमद। फिर अगर चंबल की बात होगी तो बीएस वाकड़कर। ग्वालियर क्षेत्र बीबी लाल, ग्वालियर क्षेत्र
बी बिलाल, रीवा सतना, जी शर्मा, मंडला सुपेकर। ठीक है, ये इसलिए टेबल बताइए क्योंकि अभी जो स्थान हम लोग पढ़ेंगे ये कहीं ना कहीं या तो कहाँ मिलेंगे, नर्मदा नदी के तट पर मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे चंबल के, या फिर सोन नदी के। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए आपको ऑटोमेटिकली ये नाम अभी याद होगा तो वहां करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़े, नोट डाउन करो करो, और नोट डाउन करते करते साथ में कोशिश करना याद भी हो जाए। जो टेबल बिना देखे बनाओ ना लो, नहीं नहीं नहीं, बिना देखे बनाओ, बनाओ। कुछ नहीं करना, दो ही नाम डालने, एक तरफ सर्वेक्षण स्थल, ठीक है, और दूसरी तरफ खोजकर्ता। कम से कम ट्राई तो कर लो, एक आध तो कर लो बिना देखे, तो पूरा का पूरा उसी का छापना है। 5-6 पढ़े हैं, उनमें से 2-3 तो कर लो ट्राई कि अपने आप लिखे हो जाए, उसके बाद देख के लिख लेना। हो गए नोट डाउन? हो गए? नहीं हुए? क्यों? 4 याद थे ना, मतलब बिना देख लिखे है ना? हाँ तो ठीक है, 6 के 6 तो नहीं लिख पाओगे, 3-4 भी लिख लिए तो ठीक है, मतलब दिमाग ठिकाने पर रखकर पढ़ाई कर रहे हो। ठीक है, और तुम दोनों पढ़े आगे? हो गया? ठीक है, एक दो छूटे होंगे, लो लिख लो, मैं कर देता हूँ स्लाइड को। ये मैं चाहता तो पीडीएफ से भी लिखवा देता, कह देता पीडीएफ डाल दूंगा, नोट डाउन कर लो, बट इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि यहाँ बार बार पढ़ो ने और कोशिश करो कि यहीं पे याद हो जाए, तो बाद में कंफ्यूजन नहीं होगा। इतिहास में नींद इसलिए आती है क्योंकि हम लोगों को क्या होता है, कंफ्यूजन और बोरिंग लगती है वो। क्लियर? क्या हुआ? तो फ्री बैठते हैं मतलब लिख लिया। लो, ठीक है, तो पहला स्थल कौन सा है हमारा? हथनोरा। पहला स्थल कौन सा था? हथनोरा। अच्छा, किस काल से संबंधित होगा? किस काल से? पुरा पाषाण। क्लियर है? जिला अगर पूछे तो सीहोर। 1982, 1982, 1982 में डॉक्टर अरुण सोनकिया, डॉक्टर अरुण सोनकिया ने 1982 में इसकी क्या की? खोज की। किस स्थान की? हथनौर। ध्यान से ध्यान देना, स्थान का क्या नाम था? हथनौर। कब खोज हुई? 1982। किसने की? अरुण सोने की। अब क्या देखने को मिला यहां पर? मानव खोपड़ी, मानव खोपड़ी के कंकाल यहां पर देखने को मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं? स्थान का क्या नाम है? हथनोरा। खोज कब हुई? 1982। अरुण सोनकिया जी ने खोज की, और यहां पर मानव खोपड़ी के कंकाल देखने को मिले। और ये कंकाल जो है
अब तक के जितने अवशेष मिले हैं मानव अवशेष, अब तक के मानव अवशेषों में सबसे प्राचीन। अब आप समझ सकते हो कि कितना प्राचीन इतिहास होगा इस जगह का। क्लियर है? तो हथनोरा की बात करें तो अवशेष में क्या मिला है? मानव। क्या पूरा मानव मिला? मानव खोपड़ी के अवशेष मिले हैं, और ये अब तक का भारत में मिले जितने भी अवशेष हैं, मानव अवशेष हैं, उसमें सबसे प्राचीन है। इसलिए ये जो जगह है, ये जो जगह है हथनोरा, सीहोर जिले में मौजूद है। ये नर्मदा नदी के किनारे पर अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो मानव मिला है, इसलिए इसको कहा जाता है नर्मदा मानव। क्या नाम दिया गया है अवशेषों को? नर्मदा मानव। क्लियर है? नर्मदा मानव की खोज कहां से हुई? हथनोरा। किसने की? अरुण सोनकिया। कब की? 1982। क्या विशेषता है? मानव अवशेषों के सबसे प्राचीनतम अवशेष हैं। क्लियर? हो गया नोट डाउन? ठीक है, नेक्स्ट स्थल पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक और टेबल मैंने यहाँ पर बीच में लगा के रखी है, वो इसलिए क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं आदिम मानव। ठीक है, या आदिवासी मानव। समझ में आ रहा है? या आदि मानव भी आप इसे कह सकते हो। तो इस समय और इतिहास कौन सा पढ़ रहे हैं हम? प्राग ऐतिहासिक काल। तो यहां पर देखना, कुछ जगहों के नाम डायरेक्ट प्रश्न बन के पूछते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की अगर बात होगी तो मध्य प्रदेश में जो आदि मानव था या ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल का जो मानव था या पाषाण कालीन जो मानव था, कोई भी नाम आपको दे सकता है, तो उनसे संबंधित स्थानों के बारे में आपसे पूछेगा। क्लियर? तो सबसे पहला देखेंगे शैलाश्रय और उसके साथ शैल चित्र। क्लियर है? यहां पर जो मानव रहता था, चूंकि कंदराओं गुफाओं में रहता था। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बाकी जो एक परिष्कृत जो भाषा होना चाहिए वो उसको नहीं आती थी, तो अपने जो भी भाव थे या जो भी अपनी क्या थे जो क्रियाकलाप जो थे वो क्या करता था, वो या तो शैल जो शैलाश्रय थे जहां पर वो रहता था गुफाओं में, वहां पर चित्रकारी करके बना देता था, या फिर अलग अलग वो, जैसे कि उदाहरण दिया था मैंने भीमबेटका का, दिया था कि नहीं? उस टाइम भी बताया था। तो जो भी अपनी क्रियाकलाप होते थे, जो भी वो अपने दैनिक जीवन में देखता था, वो क्या करते था, उन शैलाश्रय या जो क्या बोलते हैं शैल चित्र थे, उन पर अंकित कर देता था। इसी तरीके से अगर नाम पूछेगा तो पहला जो नाम आएगा लिखी छाछ शैलाश्रय। कौन सा? लिखी छाछ शैलाश्रय। कहां पर पड़ेगा? करसा मुरैना। नेक्स्ट आता है लिखी दांत शैलाश्रय। ये कहां पर है? चंदेरी, जिला अशोकनगर। ध्यान रखना, लिखी छाछ शैलाश्रय कहां पर है? करसा मुरैना, लिखी दांत शैलाश्रय, चंदेरी, अशोकनगर। दाता शैल चित्र कहां पर होगा? बिजावर, जिला छतरपुर। फिर से सुनना, लिखी छाछ लिखी दांत, ये हमारा ग्वालियर चंबल वाला रीजन। लिखी छाछ कहां पर होगा? करसा, और लिखी दांत चंदेरी। दाता शैल चित्र कहां पर होगा? बिजावर। चूर्णागुंदी, ध्यान देखना, चूर्णागुंदी, निशानगढ़ी, बेलखंडार, तीनों को एक साथ याद करना। चूर्णागुंदी, निशानगढ़ी, बेलखंडार, ये तीनों होंगे होशंगाबाद जिले। कौन कौन से? चूर्णागुंदी, निशानगढ़ी और बेलखंडार कहां पर होंगे? होशंगाबाद में। अब इसमें से जो निशानगढ़ी कजरी शैल चित्र है और उसके साथ में बेलखंडार शैल चित्र है, ये कहां पर है?
पचमढ़ी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लिखी छाछ करसा मुरैना, लिखी दांत चंदेरी शिवपुरी, दाता बिजावर छतरपुर, चुनागुंदी निशानगढ़ी और बेलखंदार। क्लियर? अंदर क्या होता है? शैलाश्रय जो होंगे वो केवल और केवल रहने का स्थान होंगे। समझ में आ रहा है? और शैल चित्र होंगे वो शैल चित्र शैलाश्रय के अंदर भी हो सकते हैं, क्योंकि जहां मानव रहेगा पेंटिंग भी वहीं करेगा, चित्र भी वहीं बनाएगा, या हो सकता है उनके आसपास का जो क्षेत्र होगा, समझ में आ रहा है, बड़ी बड़ी चट्टानें होंगी तो वहां पर शैल चित्र बने होंगे। शैल मतलब पत्थरों पर बने हुए अलग अलग प्रकार के चित्र। क्लियर? और शैलाश्रय मतलब मानव के उस समय के मानव के रहने का स्थान। क्लियर है? क्योंकि ये जितने भी नाम दिए हैं जैसे पचमढ़ी है, बिजावर है, चंदेरी है, ये एक तरीके से अभी भी घना जंगल है, उस समय और कितना घना जंगल होगा आप लोग कल्पना कर सकते हैं। तो ये भी उसी जगह पर मिले हुए हैं। नेक्स्ट आता है हर्रापाल। कौन सा पाल? हर्रापाल। कहां पर? बोरी। और ये भी कहां पर है? होशंगाबाद। बोरी अभ्यारण्य पड़ा है? कहां पर है? होशंगाबाद। ठीक है, तो बोरी के जो जंगल है वहां पर हर्रापाल शैल चित्र है। झिंझरी कटनी झिंझरी शैलाश्रय कहां पर? कटनी। और रानी माची शैलाश्रय चितरंगी सिंगरौली। क्लियर है? चंदेरी में कौन से देखने को मिले थे? कौन से? ठीक है। और लिखी छाछ कहां पर थे? बेलखंदार कहां पर था? होशंगाबाद पचमढ़ी। ठीक है। अर्रापाल? अर्रापाल ठीक है। झिंझरी कटनी। निशानगढ़ी सिंगरौली। ठीक है। पचमढ़ी चुनागुंदी होशंगाबाद। क्लियर? क्लियर? तो अभी जो दो तीन टेबल आज मैंने बताई है, एक ये, इससे पहले कौन सी बताई? सर्वेक्षणकर्ता और सर्वेक्षण स्थल, वो वाली टेबल। उसके साथ में जो हम लोगों ने पहले दिन बनाई थी जब हिस्ट्री शुरू की थी, पूरा डिस्क्रिप्शन जहां हमने दे दिया था। ठीक है, ये तीनों टेबल बिल्कुल मौखिक रूप से कल रटा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? तभी ठीक तरीके से हिस्ट्री समझ में आएगी, तभी आगे बढ़ेंगे। क्लियर? फिर मिलते हैं कल।